नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बजट पर हमारी एक खास पेशकश, बजट कैबिनेट। बजट की लॉक इन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 23 जुलाई को बजट पेश होगा। सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी हैं कि वो इस बार ग्रोथ को बूस्ट करने वाले किन किन रियायतों और स्कीम्स का ऐलान कर सकती हैं। इस पर हम ये खास शो आपके लिए लेकर आए हैं, बजट कैबिनेट। और इस शो में हमारे रिपोर्टर और रिसर्चर सूत्रों के हवाले से अलग अलग सेक्टर के संभावित ऐलानों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका फायदा उठाकर आप भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की, बजट कैबिनेट। तो शो में हमारे साथ खास मेहमान एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे 3 रिपोर्टर प्रकाश प्रियदर्शी, अनुराग शाह और समीर दीक्षित हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि आपको बताएंगे कि अलग अलग सेक्टर से जुड़ी बजट में इस बार क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। इसके अलावा रिसर्च टीम से हमारे साथ शरद दुबे और आशीषा भी जुड़ी हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस आधे घंटे हमारी टीम मेहनत करके आपके लिए कुछ खास रिसर्च लेकर आई है। इस शो में आपको अलग अलग रिसर्च भी मिलेंगे, अलग अलग सेक्टर से जुड़े काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स कमाई के मौके तो हैं ही, उसके लिए सनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हर एक इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करते रहेंगे और उसके साथ ही आपकी कमाई कहाँ हो सकती है, कहाँ पर निवेश आपको करना चाहिए, इसमें भी आपकी मदद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और सबसे पहले आशीषा आपके पास आएंगे ये जानने के लिए कि ब्रोकरेज का क्या नजरिया बन रहा है इस बार के बजट से, क्या क्या व्यूज निकल कर आ रहे हैं उनकी तरफ से, ये बताइए। आशीषा पहले आपके पास आएंगे। बिल्कुल पूजा, तो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। बजट के पहले आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे पोजीशन करना चाहिए, उस पर ये रिपोर्ट्स है। सबसे पहले सिटी की रिपोर्ट पर नजर डालेंगे, जहां उनका मानना है कि याद रखें मार्केट ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन बाजार में बजट के आसपास दिखाई दे सकता है। उनका मानना है कि अगर बाजार गिरता है तो अच्छे खरीदारी के मौके बनेंगे। और निफ्टी की बात करें तो 24,400 का उन्होंने लक्ष्य दिया है। तो करंट लेवल से देखें तो उनका मानना है कि निफ्टी गिर सकता है करंट लेवल से। उसके अलावा उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है पीएसयू, यूटिलिटीज, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स और बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर को। और अंडरवेट की रेटिंग दी है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, आईटी सर्विसेज और मेटल्स। इन तीनों सेक्टर्स पर उन्होंने अंडरवेट की राय दी है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, उनका भी मानना है कि बाजार में थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे सकता है बजट के बाद। उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और टेक्नोलॉजी, ये चारों सेक्टर पर उन्होंने ओवरवेट की राय दी है। इसके अलावा जेफरीज की बात करते हैं। उनका मानना है कि पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है और टैक्स कट्स के चलते कई सारे कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। उन कंपनियों में जुबिलेंट फूडवर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल, जोमैटो, नायका जैसे कई सारे स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। तो उनका मानना है कि टैक्स कट्स के चलते इन कंपनियों को फ़ायदा, और हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग रिलेटेड कंपनियों, आवास फाइनेंसर्स, होम फर्स्ट, मैक्रोटेक जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू आशीषा इस पूरे अपडेट के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, आशीषा ने बताया सिटी, जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनका क्या मानना है भारतीय बजट को लेकर। सिटी, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, नुवामा, इन्होंने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, लेकिन वो सारी रिपोर्ट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो क्रक्स है वो आपके सामने रख दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। सिटी की तरफ से मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, नुवावा, सब ने अपने रिपोर्ट में कुछ सेक्टर्स हाईलाइट किए हैं कि कहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, कहाँ पर वो अंडरवेट हैं, और उनको देखते हुए किन किन स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है, ये हमने आपको बताया। आशीषा भी आपको बता रही थी, तो इसको कहीं आप नोट डाउन कर सकते हो। इससे भी आपकी काफ़ी मदद होगी सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति तैयार करने में। लेकिन अगर सेक्टर की बात करें तो किन सेक्टर की बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, किस सेक्टर के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, इस पर भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स और खबरें निकल कर आ रही हैं। ये पूरा डिटेल रिसर्च इस पर तैयार किया है शरद ने, जो कि हमें बताएंगे कि सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट क्या क्या हो सकते हैं। शरद बताइए।
जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि जो सेक्टरल स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स है, ऑलमोस्ट 7 से लेकर 8 सेक्टर का जो है एक्सपेक्टेशंस है। और थोड़ा देर पहले आशीषा ने भी बताया कि ब्रोकरेजेस और स्टॉक्स को लेके क्या इम्पैक्ट रहेगा। अगर हम बात करें कंजम्पशन स्पेस को सबसे पहले अगर पकड़े तो 2-3 अहम बात सामने आती है। सबसे पहला आता है कि जो रूरल इंफ्रा और वेलफेयर स्कीम्स है, जो मोदी 3.0 आया है, यहाँ पे जो है पॉपुलिज्म पे फोकस ज़्यादा रहेगा। और ये जो है हमने आपको पहले ईटी नाउ स्वदेश में बताया था कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। रूरल हाउसिंग की क्रेडिट सब्सिडी बढ़ सकती है और जो एसओपी सॉप्स होते हैं, जो इंसेंटिव्स होते हैं चिल्ड्रन और आपके वुमेन को, उसको लेके भी जो है इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स आ सकते हैं उनके रिलेटेड। कंजम्पशन के अलावा जो एग्री लोन की वेवर्स है, ये शायद यूनियन बजट में नहीं रहे और कुछ कुछ स्टेट्स तो अभी भी अनाउंस कर ही रहे हैं ऑन द साइड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कंजम्पशन का रहेगा। पावर पे फोकस रहेगा, यहाँ पे एलोकेशंस बढ़ने वाले हैं पावर ग्रिड और एनटीपीसी को, ये एक्सपेक्टेशन है इंटरिम बजट का रनअप से। ग्रीन एनर्जी पे फोकस रहेगा और उसके अलावा कुछ डिडक्शंस होते हैं टैक्सेशन के, अगर आप पावर सेगमेंट में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन 50C का एग्जेम्पशन आ सकता है पावर सेक्टर को, रिन्यूएबल्स को लेके। वही 35A(d) जो सेक्शन है, यहाँ पे भी लग सकता है जो एंटिटीज़ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पावर इलेक्ट्रिसिटी में आ रहे हैं, तो टैक्स डिडक्शंस भी हो सकती है। पावर से बात अब हम मूव करते हैं रियल एस्टेट में। सबसे पहला क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम आ सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में, और यहाँ पे 100% टैक्स हॉलिडे भी रीइंट्रोड्यूस हो सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स के लिए, तो ये एक इंसेंटिव ज़रूर रहेगा। इंफ्रा लार्जली एक्सपेक्टेशंस है कि अनचेंज्ड रहेगा, जो लास्ट बजट आया था वही से लेके अभी तक के जो है एलोकेशंस उतने ही रहेंगे। और जो आउटले रहेगा स्पेशली सीमेंट या स्टील इंटेंसिव को, जो इंफ्रा को स्टार्ट करता है, इंफ्रा का साइकिल को, इन सेगमेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और अगर बात करें डिफेंस की तो यहाँ पे बुलिश नज़रिया है, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स पे फोकस रहेगा। डिफेंस इनोवेशन सिस्टम R&D, इस पे बाजार की नज़र रहेगी। और 50,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स, ये टारगेट है वित्त साल 2029 तक का। तो इसके कारण जो है ऑफकोर्स डिफेंस में भी बज़ रहेगा। ऑफकोर्स रेलवेज़ एक बहुत बड़ा चंक होता है भारत के बजट में जब प्रेजेंटेशन होती है, तो यहाँ पे रेलवे बजट जो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको लेके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का एक्सपेक्टेशन है। 250 अमृत भारत ट्रेन जो हैं अगले 5 से लेकर 7 साल तक चलने वाले हैं। और जो स्लीपर वंदे भारत के ट्रेन है उनके भी ट्रायल्स 15 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। और रेलवे भी टेंडर एक फ्लोट करने वाला है बड़ा वित्त साल 2025 में। स्टील कंपनीज़ में भी स्टील इम्पोर्ट की जो है ड्यूटीज़ घटाने की मांग है। और आखिर में इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम का जो है स्कोप बढ़ सकता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स अबव 70 आ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो है सारे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जो है कैशलेस हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल सारे सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बताया। चलिए, ये तो थी सारे सेक्टर की विश लिस्ट, एक्सपेक्टेशंस की क्या कुछ वो इस बार के बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेक्टर वाइज हमने आपको बताया। कुल 8 सेक्टर, खपत, पावर, रियल एस्टेट, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, स्टील, इंश्योरेंस, इससे जुड़ी क्या विश लिस्ट हैं सेक्टर वाइज, वो अभी शरद आपको हाईलाइट करके बता रहे थे। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बजट में क्या कुछ घोषणाएं हो सकती है, तो हमने आपको विश लिस्ट बताई, लेकिन क्या कुछ घोषणाएं एक्चुअल में हो सकती हैं, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है उनके पास। पहले वो भी एक एक करके सुन लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे, गेस्ट को भी हमारे साथ शामिल करेंगे, ये समझने के लिए कि उस सेक्टर से जुड़े किन स्टॉक्स पर नजर रखनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकास की रफ्तार से। विकास में रफ्तार जारी रखने के लिए बजट में फिर कैपेक्स पर इस बार फोकस रह सकता है। बजट में कैपेक्स ऐलानों को लेकर क्या कुछ एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आ रही है, ये जानने के लिए चलते हैं प्रकाश के पास, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बताइए कैपेक्स से जुड़ी क्या ऐलानें संभव है इस बार के बजट में? देखिए, पिछले करीब 4 बजट से हमने कैपेक्स के ऊपर काफ़ी फोकस देखा है सरकार का, और उसमें लगातार बढ़ोतरी सरकार ने की है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि सरकारी खर्चे के जरिए जो आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी रफ्तार से नहीं हो रही है जितनी की सरकार उम्मीद कर रही थी। और परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। लिहाजा आगामी बजट में भी सरकार कैपेक्स पर फोकस रख सकती है। हालांकि अंतरिम बजट में करीब 11.11 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स का ऐलान किया गया था, और हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है वो बना रहेगा और इस रफ्तार को सरकार बनाकर रखेगी। लेकिन जहां तक एलोकेशन का सवाल है वो फुल फ्लेज बजट में भी लगभग इसी रेंज में रहने वाला है, क्योंकि
चालू वित्त वर्ष के अगर आप देखें तो 9 महीने का वक्त बाकी है, लिहाजा सरकार इसमें बड़े बदलाव नहीं करेगी। लिहाजा फुल फ्लेज बजट में भी जो कैपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट है, वो 11.11 लाख करोड़ के रेंज में ही रहेगा और थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड को देखते हुए, लेकिन बड़े बदलाव नहीं होंगे। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ अहम सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस रहेगा, सरकार उनके लिए हायर एलोकेशन करेगी, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। रेलवेज भी है जिसके लिए सरकार ज़्यादा एलोकेशन करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का रोड मैप है उसको सरकार बरकरार रखेगी। उस टारगेट को अचीव किया जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा। लिहाजा वित्त वर्ष 2025 के लिए फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 5.1%, उसको बनाकर रखा जाएगा। और साथ ही साथ वित्त वर्ष 2026 तक जो रोड मैप है कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको घटाकर 4.5% रखा जाए, उस पर सरकार अडिग रहेगी, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। तो कैपेक्स के मोर्चे पर बड़े बदलाव नहीं होंगे, लेकिन जो ग्रोथ का मोमेंटम है उसको सरकार बनाकर रखेगी। जो फाइनेंशियल जो फिस्कल रोड मैप है उसमें ज़्यादा तब्दीली किए बगैर। जी बिल्कुल। तो वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.1% पर कायम रह सकता है और वित्तीय घाटे का रोड मैप भी कायम रह सकता है, उसको यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से। अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। एसबीआई सिक्योरिटी से सनी अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। सनी जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो जैसा कि अभी प्रकाश बता रहे थे कि कैपेक्स को लेकर घोषणाएं हो सकती हैं, अंतरिम बजट में करीब 11 लाख करोड़ के कैपेक्स का ऐलान हुआ था। अब इसमें रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रेलवे, हाउसिंग, कृषि, इन सब के बारे में बात की गई थी। आपका आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं? कैपेक्स को लेकर क्या घोषणा हो सकती है? और इससे जुड़े स्टॉक्स भी बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि अगर उन्हें निवेश करना है, बजट को देखते हुए कहीं पर खरीदारी करनी है, तो कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक जो कैपेक्स का जो मोमेंटम था वो बरकरार रहेगा। तकरीबन 11 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ था इंटरिम बजट में, और मुझे लगता है कि ये जो फोकस है गवर्नमेंट का कैपेक्स पे वो कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट हम ये देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली अगर स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एलोकेशन बजट का दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आरबीआई की ओर से जो एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ का डिविडेंड जो गवर्नमेंट को मिला है, उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को भी एक एलोकेट किया जा सकता है, जहां वो इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया करा करके अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में कैपेक्स का प्रोग्राम चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कैपेक्स अगेन विल बी ऑन द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर मुझे इस स्टोरी को प्ले करना होगा तो एक स्टॉक जो मुझे ध्यान आता है, जहां मुझे लगता है कि वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है, वो है जे कुमार इंफ्रा। प्रीडोमिनेंटली अर्बन बेस्ड इंफ्रा प्लेयर है। हमने रिसेंटली देखा था कि इन्हें जो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसका भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। और हमारा जो लक्ष्य है 1050 का है, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ, ट्रेडिंग एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। एट द सेम टाइम अर्बन इंफ्रा का प्ले है, और स्पेशली मुंबई का है, जहां हमने देखा कि रिसेंटली 2 बड़े प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री साहब ने कहीं ना कहीं एक भूमि पूजन किया था। तो जे कुमार इंफ्रा लेने की राय रहेगी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। जय कुमार इंफ्रा 6 से 12 महीने के लिए 1050 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रेलवे बजट से जुड़ी क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, ये बताने के लिए समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। आगामी यूनियन बजट में सरकार का रेलवे सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे के लिए जो बजटीय आवंटन रहेगा वो तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास रहेगा, यानी कि ये बढ़ोतरी रेलवे सेक्टर के लिए बजटीय आवंटन में सरकार करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल सरकार जन साधारण ट्रेनों पर, यानी कि ऐसे रेल यात्री जो नॉन एसी कोचेस में यात्रा करते हैं, जिनकी संख्या
लाखों में हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देगी, उनके लिए ज्यादा ट्रेनें उपलब्ध कराने के लिए सरकार कोशिश करेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार इस साल 25 अमृत भारत ट्रेन, जिन्हें जनसाधारण ट्रेन कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर नॉन एसी कोच लगे होते हैं, तो ऐसी 25 अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना या लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म विजन ये है कि आने वाले 5 सालों में तकरीबन 5 से 7 सालों में 250 अमृत भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ाई जा सके। तो इन अमृत भारत ट्रेन के जरिए रेलवे नॉन एसी कोचेस, जिन्हें जनरल या स्लीपर क्लास के जरिए ज्यादातर यात्रियों की जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। यही नहीं, इस डिमांड को पूरा करने के लिए 10,000 नॉन एसी कोच के प्रोडक्शन के लिए भी सरकार ने अपनी तरफ से आदेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन पर भी फोकस है। तकरीबन दर्जन भर वंदे भारत ट्रेन जो है वो अगले 2 से 3 महीने में इसकी शुरुआत हो जाएगी और पहली स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन भी पटरी पर आएगी, जिसका ट्रायल जो है संभवतः इसी साल 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कोशिश होगी कि तकरीबन आधा दर्जन वंदे भारत ट्रेन स्लीपर वर्जन इस साल चलाई जा सके। वंदे बिल्कुल, थैंक यू समीर आपका ये जानकारी देने के लिए। सनी, आपको क्या कहना है? रेलवे से तो रेलवे पर भी सरकार का फोकस रहता है और इससे जुड़े भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं इस बार के बजट में। वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो रही है, सुरक्षा कवच की बात की जा रही है। इससे जुड़े कौन कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं? या डेफिनेटली रेलवे पर फोकस गवर्नमेंट का बना रहेगा और इसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे वैगन कंपनीज हो गई, टेक्समैको, टीटागढ़, जुपिटर वैगन, ये तीनों ही कंपनी पे हमारा काफी बुलिश व्यू है। और इसका कारण भी यही है कि पैसेंजर के अलावा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वैगन जो है ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा। तो रेलवे वैगन कंपनीज हो गया। इसके अलावा जो रेलवे जैसे ईपीसी कंपनीज है, आरबीएनएल, इरकॉन, टेलीकॉम कंपनीज है, रेलटेल, ये सब कंपनीज में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट आते हुए दिखेगा। बट जब एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये सब स्टॉक्स में ऑलरेडी एक हमने पोस्ट इलेक्शन आउटकम एक अच्छा खासा रनअप देख चुके हैं हम। तो काइंड ऑफ ऐसा ना हो जाए कि न्यूज आने के बाद कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, तो थोड़ा संभल कर काम कीजिए। मे बी बजट आने के बाद 1-2 दिन के बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद शायद रेलवे स्टॉक में फिर से लोअर लेवल पर एंट्री करने का मौका बनते हुए नजर आएगा। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। तो ये कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, इस पर नज़र रखिए। चलिए वापस से चलते हैं प्रकाश के पास और उनसे बात करते हैं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। प्रकाश, आपके पास आएंगे, बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? सीजीडी सेगमेंट के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के समक्ष ये मांग रखी है कि आगामी बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को राहत दी जाए, क्योंकि ये राहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और कंज्यूमर्स दोनों के लिए होगी। दरअसल मांग ये रखी गई है कि जो सीएनजी और सीबीजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, उसके ऊपर जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जाए। और 2 अहम मांगे हैं। जो पहली मांग है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, वो ये है कि सीएनजी के ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें बड़ी कटौती करने की ज़रूरत है अगर आप गैस बेस्ड इकॉनमी के टारगेट को हासिल करना चाहते हैं 2030 तक। और इसके लिए मांग ये रखी गई है कि इस वक्त जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है सीएनजी के ऊपर वो करीब 14% है, उसको घटाकर करीब 7% करने की मांग की गई है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो जो एक्सपेंशन है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी 400 शहरों तक, जो सरकार का टारगेट है। और साथ ही साथ जो सीएनजी के प्राइसेस हैं उसमें भी बड़ी कटौती होगी, लिहाजा कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मांग है, वो है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को लेकर। इसमें दरअसल डबल टैक्सेशन है। जैसा कि आपको पता है कि जो सीबीजी है वो जीएसटी के दायरे में है, जिस पर 5% का जीएसटी है। लेकिन जैसे ही आप सीबीजी को सीएनजी में मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर सरकार उस टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को अप्लाई करती है, तो फिर उसके ऊपर से
14% का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सरकार कलेक्ट करती है। तो इसकी वजह से जो इस पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये अपील की है कि सीबीजी के ऊपर जो डबल टैक्सेशन का मसला है इसको ख़त्म किया जाए और 14% जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको वेव ऑफ किया जाए। तो ये दो अहम मांगे की गई है। आगामी बजट में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसको शामिल करेगी और 15% गैस मिक्स का जो टारगेट है 2030 तक, उसको हासिल करने के लिए इससे संबंधित ऐलान आगामी बजट में किया जा सकता है। जी, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों के लिए ये कुछ बड़े ऐलान संभव हैं। सनी, आपको इन कंपनियों में कुछ अच्छा लग रहा है? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों में कहीं पर खरीदारी करने की सलाह आपकी? सीजीडी में पूजा जी, हमें महानगर गैस लिमिटेड ये कंपनी काफी अच्छी लगती है। रिसेंटली हमने देखा था कि कंपनी ने एक प्राइस हाइक भी लिया था टू सम एक्सटेंट, और अगर कहीं ना कहीं टैक्स में कटौती होती है अपकमिंग बजट में या तो मुझे लगता है कि इसका एक सीधा सीधा जो शिफ्ट है पेट्रोल टू सीएनजी का, उसका बेनिफिट सीधे सीधे महानगर गैस को आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम जो पाइप नेचुरल गैस है उसमें भी जिस तरह से पेनिट्रेशन अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरी है, उसका भी सीधा सीधा एडवांटेज महानगर गैस को आते हुए, तो महानगर गैस लिमिटेड हमारी पिक रहेगी गैस सेक्टर से फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो महानगर गैस MGL इस स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं। अब आते हैं कि इंश्योरेंस स्पेस में क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान और एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे साथ अनुराग भी मौजूद हैं। अनुराग, बताइए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इस बार? आने वाले बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को ढेर सारी सौगात मिल सकती है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट का, जो हमने देखा था कि नवंबर 2022 के अंदर जो ड्राफ्ट बिल आया था उसमें प्रस्तावित था कंपोजिट लाइसेंस, सॉल्वेंसी से जुड़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमम पूंजी की ज़रूरत नई इंश्योरेंस कंपनी को शुरू करने की। तो बजट के अंदर ये देखने को मिल सकता है कि सरकार ये बता सकती है कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव करने जा रही है, इसका मेंशन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार जो है इंश्योरेंस कंपनियां कर रही है। कंपोजिट लाइसेंस के बाद एक ही इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी, जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेच पाएगी। LIC ने पिछली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिजल्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो कंपोजिट लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार के बनने के बाद कंपोजिट लाइसेंस। ठीक है अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमें देने के लिए। सनी, समय की थोड़ी कमी है, क्विकली इंश्योरेंस स्पेस में आपका क्या नज़रिया है वो बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट होगी क्योंकि चलिए समय की थोड़ी कमी है तो हम आगे चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि डिस्कशन काफ़ी सारा है। लेकिन सनी, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कल फिर से हमारे साथ जुड़िए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा डिस्कशन रह गया है, काफ़ी सारे स्टॉक्स चर्चा करने के लिए रह गए आपके साथ। तो इस शो का पार्ट 2 कल हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। आज का जो शो है, आज के रिकमेंडेशन आप वापस से जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं और उसे कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।